माई सेल्फ डॉक्टर शांतनु भार्गव एंड यू आर वॉचिंग भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। ब्लड की जो सर्कुलेशन की जो सीरीज स्टार्ट है अपनी, उसमें आज मुझे पढ़ाना है WBCs। इसके पहले RBCs ख़त्म हो चुका है, तो जिस किसी ने भी वो टॉपिक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ पर जाके क्लिक करें और वहाँ से वो RBC को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट को लैटिन में बोलते हैं ल्यूको, ल्यूको मतलब वाइट, सेल को क्या बोलेंगे? साइट। सो WBC इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट। एक एक करके पढ़ते हैं इसको, इसमें ध्यान देना जरा तुम, सेंटेंस मैंने क्या बोला। WBCs आर कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल थ्रू आउट लाइफ। जबकि RBC स्टार्टिंग कंडीशन में कैसा था? यूकैरियोटिक सेल था, लेकिन ड्यूरिंग मैच्योरेशन कैसा हो गया था? वो प्रोकैरियोटिक या जस्ट लाइक ए कॉर्पसल। लेकिन WBC के साथ ऐसा नहीं होता है, उसमें हमेशा न्यूक्लियस और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स बने रहते हैं, यानी वो कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल होता है। तो यहाँ पर हम वाइट ब्लड कॉर्पसल ना बोल के क्या बोलेंगे? वाइट ब्लड सेल। हाँ, जनरली आप कॉर्पसल बोल दोगे तो चल जाता है, लेकिन बात यहाँ पे अटक गई क्वेश्चन पे, सेल या कॉर्पसल। तो WBC क्या है? सेल, नॉट कॉर्पसल। अगला पॉइंट देखो आप, दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। इनके अंदर कोई भी कलर पिगमेंट नहीं होता है। सो दे आर कलरलेस एंड कॉल्ड ल्यूकोसाइट। कोई पिगमेंट नहीं है। जबकि RBC में कौन सा पिगमेंट था? हीमोग्लोबिन। तो वो कैसे कलर का था? रेड कलर का था। इसमें कोई पिगमेंट ना होने की वजह से इसका नाम रखा गया बिना पिगमेंट वाली ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ल्यूकोपोएसिस। The process of formation of WBC is called leukopoiesis। WBCs का बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। ल्यूको मीन्स ल्यूकोसाइट, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। इसकी साइट कहाँ है? ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो देखो, रेड बोन मैरो एंड लिम्फोइड टिश्यू। अब लिम्फोइड टिश्यू में कौन आता है? लिम्फ नोड आते हैं, टॉन्सिल्स आते हैं, स्प्लीन आता है, थाइमस आता है, पेयर्स पैचेज आते हैं, माल्ट आते हैं। ये हम 12th में जो टॉपिक रहेगा अपने हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख दिया लिम्फोइड टिश्यू। आपकी बॉडी में जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हैं वो भी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम साइज का। साइज होता है इसका 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर। कुछ 10 के होंगे, कुछ 12 के होंगे, और मैक्सिमम साइज कितना होगा? 20 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना शेप का। शेप कैसा है इसका? अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब क्या है? अनसर्टेन शेप, यानी कोई निश्चित शेप नहीं होता है। अब ऐसा आंसर क्यों आया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। दुनिया में जो भी स्यूडोपोडिया बनाता है उसका शेप निश्चित नहीं होता है, और जो स्यूडोपोडिया बनाता है वो फेगोसाइटोसिस भी करता है। तो अमीबा का शेप कैसा होता है? अब नॉर्मल, अनसर्टेन। तो अमीबा एक ब्रांड बन गया, तो जिसका अनसर्टेन शेप होता है उसको बोलते हैं अमीबा जैसा, यानी अमीबॉइड। तो शेप कैसा हो जाएगा इसका? अमीबॉइड। अगला पॉइंट आता है अपना काउंट का। इसका काउंट होता है, NCERT में लिखा है 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm। तो दोनों आंसर में कुछ चेंज है क्या? नहीं बेटा, दोनों ही करेक्ट हैं। 6000 और 8000 का एवरेज कितना आएगा? 7000 पर क्यूबिक mm। 4000 और 11000 का भी कितना आएगा? लगभग 7.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको ऑप्शन में रेंज देखनी है। मान लो ये ऑप्शन नहीं आया, ये आया, तो आप तो फिर कर ही नहीं पाओगे। तो एवरेज आंसर निकालने की कोशिश करना। अब जो काउंट है उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो WBC का काउंट बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। अगर WBC का काउंट बढ़ेगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, और जब WBC का काउंट कम होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोपीनिया। यानी बढ़ने को बोलते हैं साइटोसिस और कम होने को बोलते हैं पीनिया। नेक्स्ट पॉइंट है डाईइपिडेसिस। डाईइपिडेसिस क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये ब्लड कैपिलरी है, उसके अंदर ये WBCs हैं। तो WBC का कैपिलरी के बाहर निकलना, ये प्रोसेस कहलाता है डाईइपिडेसिस। कमिंग आउट ऑफ WBCs, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इज कॉल्ड डाईइपिडेसिस। सिंपल में बोलूँगा मैं, WBC का खास करके न्यूट्रोफिल्स का ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलकर इंटरसेलुलर स्पेस में आना,
क्या कहलाता है, डाईइफेडेसिस। और ये मेनली कहाँ पे होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स को फाइट करने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है अपना लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन कितना होता है, सम आवर्स टू सम डेज। मैं तो बोलूँगा 1 से 3 दिन तक का इसका लाइफ स्पॉन होता है। लास्ट पॉइंट है इसका भी, ये ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। कैंसर की डेफिनेशन क्या है मैं आपको आज बता देता हूँ। अब नॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर एक तरीके का सेल डिवीजन ही है, लेकिन जिसमें जो सेल बनते हैं वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो कैसे होते हैं, अब नॉर्मल। और जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा है, अनकंट्रोल्ड। डिवीजन तो मेरे अंदर भी हो रहा है बट वो कैसा है, कंट्रोल्ड है। इसका जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड है और जो बनने वाले सेल्स हैं वो अब नॉर्मल है, इसलिए कैंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, WBC का क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, उसके जनरल पॉइंट्स पढ़े थे। अभी मैं WBC को क्लासीफाइड कर रहा हूँ, तो देखो जरा, WBCs आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। पहला हो जाएगा अपना ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा हो जाएगा अग्रेन्युलोसाइट। तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्रेन्युलोसाइट। जैसा नाम वैसा इसका काम। ग्रेन्युलो मतलब ग्रेन्यूल्स, साइट मतलब सेल, मतलब इस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, सो कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट। और इनका जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो कैसा होगा, लोब्ड होगा। जो न्यूक्लियस है ना वो ऐसा होगा, ऐसा। न्यूक्लियस इज लोब्ड एंड साइटोप्लाज्म पॉजेज ग्रेन्यूल्स। ठीक है, आगे देखो, ग्रेन्युलोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट एसिडोफिल्स, सेकंड बेसोफिल्स, थर्ड न्यूट्रोफिल्स। ठीक, इसमें एक एक करके देखते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इसमें, दे आर स्टेनिंग विथ एसिडिक डाई सच एज इओसिन। यानी एसिडोफिल नाम इसका क्यों रखा गया, इओसिनोफिल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनको एसिडिक डाई जैसे इओसिन से कलर किया जा सकता है, स्टेनिंग किया जा सकता है, सो दे आर कॉल्ड एसिडोफिल्स। दूसरा पॉइंट देखो, न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। मैंने पहले ही बोला था इनमें जितने भी न्यूक्लियस आएंगे सब लोब्ड होंगे। अब 2 लोब्ड है या 3 लोब्ड है, 4 लोब्ड है, ये बात की बात है, लेकिन मोर देन 1 लोब जरूर होंगे, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं। तो जो एसिडोफिल या यूसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एसिडोफिल पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शन। इसको अंडरलाइन कर लो, कहीं भी एलर्जी का नाम आ जाए समझ जाना उसका आंसर एसिडोफिल ही होगा। दे पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शन, इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड दे रजिस्ट इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी एलर्जी से रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी क्या है, ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एलर्जी, सेम थिंग है। तो जब भी आपको एलर्जी का क्वेश्चन मिलेगा आपको एसिडोफिल को टिक करना है। ठीक है, आगे देखो, अगर इओसिनोफिल का नंबर बढ़ गया तो आप मुझे बताओ आपके साथ क्या होगा। अगर मेरे अंदर इओसिनोफिल का काउंट बढ़ गया तो मुझे एलर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, मुझ में एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाएंगे। एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड, दिस एलर्जिक कंडीशन इज कॉल्ड इस्नोफिलिया। तो कई लोगों को आपने देखा होगा पूरे साल जुकाम जैसी कंडीशन रहती है, कॉमन कोल्ड जैसा, तो उनको हमेशा जुकाम जैसा बना रहता है, तो उनको शायद ये इस्नोफिलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये पर्टिकुलर टाइम के लिए भी आता है, कई लोगों को जुलाई से लेके अक्टूबर तक आता है, कभी किसी को कभी आता है, मतलब ये एलर्जिक कंडीशन है। अगला आता है इसका नंबर, और इसमें अगर मैं बात करूँ किससे होता है तो मेनली ये होता है एंडोपैरासाइट से होता है। और भी रीजंस हैं बट एंडोपैरासाइट जिसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, उनकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन कॉमन है। इसका लास्ट पॉइंट है नंबर। नंबर कितना होता है, 2 से 3%, 2 से 3% कौन होते हैं हमारे अंदर, एसिडोफिल्स होते हैं। ठीक है, अब एक नाम लिखा है साइड में एरिथ्रोफिल, ऐसे यहाँ पे लिखा है साइनोफिल, यहाँ पे लिखा है हेट्रोफिल, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखे हैं। एक साइंटिस्ट थे राइट की डाई से अगर आप कलर करोगे तो एसिडोफिल का कलर आएगा रेड, सो कॉल्ड एरिथ्रोफिल। अगर राइट्स के डाई से मैं इनको कलर करूंगा तो कैसा आएगा, नीला कलर आएगा। अगर राइट की डाई से मैं इनको कलर करूंगा तो वो एक डिफरेंट कलर लेगा, दोनों से हटके लेगा, सो कॉल्ड हेट्रोफिल।
ठीक है, तो ये जो नाम है वो एनसीईआरटी के बाहर से नाम है, ये अकॉर्डिंग टू राइट स्टैंडिंग है। अब आगे देखते हैं बेसोफिल्स। नाम जैसा काम, बेसो मतलब बेसिक, फिल मतलब टू लव, ठीक है। तो दे आर स्टेन्ड विथ बेसिक डाई सच एज मिथिलीन ब्लू, सो कॉल्ड बेसोफिल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड, मतलब उसमें कैसा था, बाइलोब था, इसमें भी बाइलोब है, बट कैसा हो जाएगा इसमें, मान लो ये वायर है ना, इसकी ये 2 लोब हैं ये, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, बाइलोब। लेकिन जब वायर को मैं ऐसा कर दूं तो भी लोब 2 ही है ना, लेकिन कैसा हो गया, ये ट्विस्टेड हो गया, देखो ये ट्विस्टेड हो गया ऐसे। तो उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, जो 8 का अंक होता है ना उसकी तरह हो जाता है, यानी ट्विस्टेड हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हैं या रिएक्शंस हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है, बेसोफिल्स। एक्चुअली जो बेसोफिल्स हैं वो 3 तरीके के केमिकल्स निकालते हैं। कौन कौन से, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और हेपेरिन। हिस्टामाइन और सीरोटोनिन दोनों प्रोटीन है, हेपेरिन कार्बोहाइड्रेट है। हिस्टामाइन हिस्टिडीन नामक अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, जबकि सीरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है, और हेपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या काम करता है, वैसोडाइलेटर है। हिस्टामिन ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, डायलेट करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायलेट करेगा, अगर हम किसी चीज़ को खींचेंगे तो उसकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि खींचने पर चीज़ पतली होगी कि नहीं होगी। तो हिस्टामिन 3 काम कर देगा, वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर है तो ब्लड को ड्रॉप कर देगा, सॉरी बीपी को ड्रॉप कर देगा और परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। अगला सीरोटोनिन, जस्ट अपोजिट है इसके, ये कैसा है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब बीपी बढ़ जाएगा। जब आप किसी पाइप को दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और परमिएबिलिटी को कम कर देगा। तीसरा हेपेरिन, हेपेरिन इज ए एंटी कोएगुलेंट। मेरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या ये अभी क्लॉट हो रहा है, क्या जम रहा है, नहीं, क्योंकि अभी जम गया तो मेरी मौत हो जाएगी। तो अभी ये क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। जब हमको चोट लगती है ब्लड निकलता है तो हेपेरिन इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए क्लॉट बन पाता है। तो ब्लीडिंग हो गई कट लगने पर, तब तो क्लॉट बनना चाहिए, लेकिन अभी बनना चाहिए क्या, अभी बन गया तो मेरी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो हेपेरिन इज ए एंटी कोएगुलेंट। अब ये जो तीनों केमिकल हैं ये एरिकुलर टिश्यू में कौन निकालता है, मास्ट सेल, तो यहां पर कौन निकाल रहा है, बेसोफिल्स। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं बेसोफिल को ब्लड की मास्ट सेल नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो काम यहां पे बेसोफिल्स कर रहे हैं वही काम एरिकुलर में कौन करता है, मास्ट सेल कर रहे हैं। तो मैंने बोल दिया, सो दे आर कॉल्ड हीमेटोजेनिक मास्ट सेल। इसका नंबर कितना होता है, 0.5 to 1%, मतलब लीस्ट नंबर है, ये सबसे कम नंबर है ये, ओके। आगे देखो जरा, न्यूट्रोफिल, जैसा नाम वैसा काम, न्यूट्रल डाई से स्टेन किया जाएगा या राइट के डाई से इसको इन दोनों से हटके कलर मिलेगा, सो कॉल्ड न्यूट्रोफिल और हेट्रोफिल। देखो इसके पॉइंट, न्यूक्लियस इज 3 to 5 लोब्ड। पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियस कैसा था, लोब्ड, तो इसका भी न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, लोब्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, और होता है। कितने लोब होता है, 3 to 5 लोब। देखा जाए एक्चुअली जो ट्रू पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल है या ट्रू पॉलीमॉर्फ है वो एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स हैं, क्योंकि बाकी सब में बाइलोब्ड है, ये एक्चुअली मोर देन 2 है। तो इसको हम एक सही मायने में बोल सकते हैं ट्रू पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। अगला पॉइंट देखो, मेन फैगोसाइटिक सेल, अंडरलाइन कर लो आप, क्योंकि एनसीईआरटी कई बार सेम वर्ड इस्तेमाल करता है, डिफरेंस कर नहीं पाता है या उसने किया नहीं है, वो डिफरेंस मैं आपको करके बताऊंगा किसका क्या काम है। न्यूट्रोफिल्स क्या है, मेन फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द ब्लड, ठीक है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस का काम तो मोनोसाइट भी करता है, ये भी कर रहा है, तो दोनों करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, मुझे ये डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करनी है। तो मैंने पहले ही बोल दिया, दे आर मेन फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ ब्लड, मेन वर्ड लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया, आपको समझ जाना चाहिए सर कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ठीक। आगे देखो,
क्या करता है ये, किसको फैगोसाइटाइज करता है? फैगोसाइटाइज मेनली पैथोजन, आप इसको अंडरलाइन कर लेना। मेनली किसको फैगोसाइटाइज करता है? ये पैथोजन को करता है, और थोड़े बहुत फॉरेन पार्टिकल्स को भी कर लेता है, लेकिन मेनली किसको करता है? पैथोजन को करता है। इसको ध्यान रखना। यानी जब भी मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस जाएगा तो उसको फैगोसाइटाइज कौन करेगा? न्यूट्रोफिल करेगा। इसका नंबर कितना होता है? 60 to 65%। सोचो कितना ज़्यादा है। टोटल WBC का 60 से लेके 65% न्यूट्रोफिल्स है, तो ये कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट काम करता होगा ना, और करता है। ये मेन फेगोसाइटिक सेल्स है, और जितने भी पैथोजेंस होते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उन सबको ये फैगोसाइटाइज करता है मेनली। सो दे आर कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, क्योंकि साइज छोटा है और मेन काम करता है फैगोसाइटोसिस का। अगर हम पस की बात करें, जब हमको चोट लगती है तो वहाँ पे घाव बन जाता है, और उसको प्रेस करने पर एक स्ट्रॉ कलर का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम बोलते हैं पस, मवाद या पूए। ठीक है, तो वो क्या होता है? पस कैसे बनता है? जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर ये लड़ने के लिए आते हैं कौन? न्यूट्रोफिल्स। ये मर जाते हैं, जो पैथोजन आता है वो भी मर जाता है, और वहाँ के लोकल सेल्स डेड हो जाते हैं, और प्लस सीरम, इन सबको मिला के हम बोलते हैं पस। ठीक है, तो जब भी फैगोसाइटोसिस का क्वेश्चन आएगा तो मेनली कौन शो करता है? WBC करते हैं नो डाउट, बट मेनली कौन करता है? आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। तभी तो ऊपर वाले ने इसको इतना बनाया ना, 60 to 65%, वरना क्यों बना था? ठीक है, तो ये अपना न्यूट्रोफिल खत्म हो गया। अब पहला पॉइंट था अपना ग्रैन्युलोसाइट, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अग्रैन्युलोसाइट, यानी इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल नहीं होंगे, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अनलोब्ड होगा, यानी सिंगल ही होगा। इसमें कैसा था? लोब्ड था। अग्रैन्युलोसाइट आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट मोनोसाइट एंड सेकेंड इज लिम्फोसाइट। न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज किडनी शेप्ड, यानी आप मोनोसाइट का न्यूक्लियस देखोगे ना बेटा, तो आपको उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा दिखेगा? किडनी के आकार का दिखेगा। तो न्यूक्लियस इज, पर है तो एक ही लोब ना, मतलब अनलोब्ड है ना, 2 या 3 तो नहीं है ना। तो न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड। नंबर कितना हो जाएगा? 6 to 8%। एक बार क्वेश्चन कैसा मिलता है बुक में? 5 to 10%। तो ये भी जवाब सही है, क्योंकि 8 और 6 का एवरेज कितना आएगा? 7 आएगा। 10 और 5 का एवरेज भी कितना आएगा? 7.5 के आसपास आएगा। ठीक है, और ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था पहले वाले उसमें, कि उसका साइज होता है WBC का 10 to 20 मतलब WBC की बात कर, सॉरी मैं 20 मतलब मैं मोनोसाइट की बात कर रहा था। तो जो 20 है वो किसका है? मोनोसाइट का। सो दे आर लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। अब ये भी फैगोसाइटोसिस करता है, NCERT में लिखा है, उसमें भी लिखा है फॉरेन पार्टिकल्स का करता है, इसका करता है, पैथोजेंस का करता है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। ये जो मोनोसाइट है ये किसका फैगोसाइटोसिस करता है? ये फॉरेन पार्टिकल्स का भी करता है, पैथोजेंस का भी करता है, लेकिन मेनली ये लोकल डेड सेल का करता है। जहाँ पे घाव होता है ना, उसके जो सेल्स हैं, लोकल सेल्स, डेड सेल्स, उनको खाता है ये, उनको फैगोसाइटाइज करता है। मतलब क्या करता है? वुंड हीलिंग करता है, यानी वुंड हीलिंग करता है या रिपेयरिंग का काम करता है। मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आपको कोई चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, डेटॉल से या सेवलॉन से या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, उससे आपके घाव को साफ करता है। आपको दर्द होता है, वो चाहता तो डायरेक्ट ड्रेसिंग भी तो कर सकता था ना, उसने घाव को साफ क्यों किया? जब तक वो डेड सेल्स नहीं हटाएगा, भले ही आपको पेन होता है, जब तक डेड सेल्स को नहीं हटाया जाएगा, घाव आसानी से भरेगा क्या? कुदरत ने बस क्या किया है? वही तो काम किया है। ये जो मोनोसाइट हैं वो आपके डेड लोकल सेल्स को खाते हैं, कुदरती तरीके से आपकी डेड सेल्स को वो खाता रहता है, जिससे घाव भरने में हेल्प मिल जाती है। तो मेन काम कोई अगर पूछेगा आपसे मोनोसाइट का, तो आप जवाब देना वुंड हीलिंग या वुंड रिपेयरिंग। लास्ट है इसका लिम्फोसाइट। लिम्फो मतलब लिम्फ, साइट मतलब सेल, मतलब नाम से क्लियर मतलब निकलता है, दे आर सेल्स ऑफ लिम्फ। ये लिम्फ की सेल है, रहती गलती से ब्लड में, जबकि है किसकी सेल? ये लिम्फ की, पर रहती कहां पर है? ब्लड में। नाम से ही हमको पता चलता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज राउंडेड। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ये लिम्फोसाइट है और ये इसका न्यूक्लियस बन जाएगा लार्ज राउंडेड। अगर आप नंबर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 से लेके 25%।
अगर आप टोटल देखोगे तो न्यूट्रोफिल का नंबर कितना है 60 to 65 और लिम्फोसाइट का कितना है 20 to 25, दोनों को मिला के मेनली 95 के ऊपर तो वैसे ही चला गया, 90 के आसपास चला गया ना। तो ब्लड में जो भी मेनली काम करता है वो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट ही करते, मेनली करते सभी अपना अपना काम है, बट मेन काम ये दोनों ही कर देते हैं। तो आपको लिम्फोसाइट क्या काम करता है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, मुझे डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये मैं अभी बीमार नहीं हूं तो बहुत बड़ा रोल लिम्फोसाइट का है। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो डिपेंडेंट, लेकिन ये बी वर्ड एक्चुअली आया कहां से, बर्सा फैब्रिकस ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर क्लोएका के पास में एक लिम्फोइड टिश्यू होता है, उसको हम बोलते हैं बर्सा फैब्रिकस। ये बी वहां से लिया गया था, बाद में इसको हम बोलने लगे बोन मैरो डिपेंडेंट लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी किसमें घुला होता है, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब ह्यूमर, यानी बी लिम्फोसाइट आपको कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जबकि जो टी लिम्फोसाइट है वो आपको कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, सेलुलर या टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये आपका चार्ट था WBC का, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, एक बार रीडिंग करके छोड़ देना, पुराने टाइम में एम्स में आ चुके हैं, एक बार देख, इनको कंपल्सरी नहीं कि आपको पढ़ना है, एक बार रीड करके छोड़ देना। 3% न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल पॉजेज ड्रम स्टिक, फीमेल्स के 3% न्यूट्रोफिल में एक ड्रम स्टिक लोब लगा रहता है उसकी न्यूक्लियस में, और उसमें क्या फंसा रहता है, बार बॉडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी आएगा, बार बॉडी के नाम से आएगा या ड्रम स्टिक के नाम से आएगा, तो आप न्यूट्रोफिल टिक कर देना। ठीक है, और बार बॉडी क्या है, एक्स्ट्रा इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। समझ में आया, फीमेल में 2 एक्स होते ना, तो एक एक्स क्रोमोसोम उसका हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बार बॉडी। दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए आप, जेनेटिक मटेरियल ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट। जो लार्ज लिम्फोसाइट हैं 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल, मिडिल और लार्ज। जो लार्ज लिम्फोसाइट है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइकिल का पहिया होता है ना, उसके जो ताने होते हैं उसके फॉर्म में अरेंज हो जाता है, मतलब गाड़ी के पहिया जैसा दिखता है। सो न्यूक्लियस ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट लुक लाइक कार्ट व्हील एंड कॉल्ड कार्ट व्हील रेड कर्न। ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे, एक बार रेडी करके छोड़ देना, पुराने टाइम में एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज हमने ये खत्म किया अपना WBCs। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी तक हमने WBC देखा था, ये लास्ट फॉर्म एलिमेंट बचा है अपना प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो जरा, प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट्स क्या है, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं, पीसेज हैं, फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक, नॉट ट्रू सेल, ये ध्यान रखना, भी मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक लॉन्ग बोन है, इसका स्पॉन्जी पार्ट है, इसका कॉम्पैक्ट पार्ट है। रेड बोन मैरो कहाँ पे होगा, स्पॉन्जी पार्ट में होगा। मैंने क्या किया, रेड बोन मैरो से एक सेल निकाल लिया, उसका नाम क्या है, मदर सेल या हीमोसाइटोब्लास्ट। ये मदर सेल RBC भी बना सकता है, WBC भी बना सकता है, प्लेटलेट भी बना सकता है। मैंने RBC बना के दिखाया था, आज हम इसको बनाने वाले हैं प्लेटलेट। तो सबसे पहले मदर सेल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और वो क्या बन जाएगा, मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, मतलब बड़े न्यूक्लियस वाली सेल, ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा हो। इसी मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हो जाएंगे, तो पीसेज हो जाएंगे। उन्हीं पीसेज को हमने क्या बोल दिया, प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स का इंग्लिश में मतलब क्या निकलता है, पीसेज, टुकड़े, फ्रेगमेंट्स। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्या ये ट्रू सेल्स हैं क्या, दे आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर पीसेज ऑफ सेल्स। ठीक है, इतना याद रखना। अब ये जो प्लेटलेट बनने का प्रोसेस है, मैं इसको लिख नहीं पाया, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ, लिख के नहीं बोल देता हूँ मैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। प्लेटलेट के बनने का जो प्रोसेस उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। और ये कहाँ पे होता है, ये भी रेड बोन मैरो में ही होता है। एक्चुअली मैंने आपको ये थ्रोम्बोपोएसिस करके ही दिखा दिया, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, थ्रोम्बोपोएसिस।
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। प्लेटलेट्स आर ई न्यूक्लिएटेड, जब आपने सेल के पीस ही कर दिए तो उसमें न्यूक्लियस होगा क्या? नहीं। तो देखो ई न्यूक्लिएटेड कॉमा बाइकॉन्वेक्स कलरलेस स्मॉलेस्ट सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट क्यों लिखा है मैंने? क्वेश्चन ऐसे आता है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट और डी कुछ और देगा वो, तो बच्चे क्या टिक कर देते हैं? प्लेटलेट। नहीं, अगर उसने सेल वर्ड इस्तेमाल किया तो आपको प्लेटलेट को टिक नहीं करना है, क्योंकि ये सेल है ही नहीं, आपने सेल के पीस कर दिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया विच वन इज द स्मॉलेस्ट, तब प्लेटलेट आंसर हो जाएगा। विच वन इज द स्मॉलेस्ट सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंटेंट, तभी आपको प्लेटलेट का आंसर टिक करना है। अगर सेल लिखा है तो हम प्लेटलेट को टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट सेल है ही नहीं, पीसेज ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, आगे देखो, दे आर नॉट ट्रू सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, सिर्फ मैमल्स में होते हैं, दुनिया में और किसी को नहीं होते हैं। तो आप पूछोगे सर मैमल्स को छोड़ के जो रिमेनिंग कॉर्डेट्स उसमें क्या होता है? तो उनमें स्पिंडल सेल्स होते हैं, और वो ट्रू यूकैरियोटिक सेल है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, सेल ऑर्गेनल्स भी होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा फ्रॉग में क्लॉटिंग का काम कौन करता है, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्लेटलेट, दूसरा मिलेगा थ्रोम्बोसाइट, तीसरा मिलेगा आपको स्पिंडल सेल, चौथा मिलेगा ऑल द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिंडल सेल। ये यूकैरियोटिक सेल है और प्लेटलेट फ्रेगमेंट्स थे, लेकिन फंक्शन में दोनों सेम है। नॉन कॉर्डेट सॉरी मैमल्स को छोड़ के जो बाकी के कॉर्डेट्स हैं उसमें क्लॉटिंग का काम कौन करेगा? स्पिंडल सेल। मैमल्स में काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स। ओके, अब आगे देखो साइज, साइज कितना है? 2.5 से लेकर 3 माइक्रोमीटर। अगला क्या अपना? शेप, शेप क्या है? बाइकॉन्वेक्स। अगला है अपना काउंट, काउंट कितना है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm। अब नंबर है तो ठीक ठाक ज़्यादा है, बट ये साइज में छोटा है, इसलिए पीसीबी में इसका पार्टिसिपेशन कम था। मैंने पीसीबी में वैल्यू बताई थी ना, 45 में से 43 या 42 अकेला आरबीसी बनाता है। तो आप बोलोगे सर ये लाखों में, फिर ये कम क्यों? ये भले ही ज़्यादा है, लाखों में है, लेकिन साइज छोटा है इसलिए कम पार्टिसिपेट करता है। अब काउंट में 2 कंडीशन क्रिएट हो सकती है, या तो काउंट बढ़ जाएगा या काउंट कम हो जाएगा। अगर काउंट बढ़ जाएगा दिस कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर काउंट कम हो जाएगा दिस कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ऐसा डेंगू फीवर में होता है। जो डेंगू फीवर आता है ना, उसमें डेंगू वायरस थ्रोम्बोसाइट को अटैक करता है, उसको डैमेज कर देता है, जिसके आप में क्या हो जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, और ऐसा होने से आप में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लाइफ स्पान, इसकी लाइफ कितनी है? 8 to 10 डेज। और लास्ट पॉइंट है इसका फंक्शन, तो फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। आप में जो ब्लीडिंग होती है कुछ टाइम बाद उसका जो स्टॉपेज होता है वो प्लेटलेट्स का ही फंक्शन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।